Hello friends, welcome to our channel. So we have started a series for computer question RRB JEE. तो इससे पहले हमने लगभग 10 क्वेश्चन किए थे, अभी हम उसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे। तो ये तक हमने कर लिया था लास्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाई डू डेस्कटॉप एंड लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर मोर एडवांस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दैट देन एम्बेडेड सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन राइट किए हैं वो इंग्लिश में किए हैं, बट मैं उनका एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी करूँगा। तो इसका मतलब है कि जो डेस्कटॉप और जो लैपटॉप होते हैं उनमें मोर एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। टू मेमोरी मैनेजमेंट में मोर एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसका राइट आंसर जैसे फर्स्ट वाला, मेमोरी मैनेजमेंट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर डेस्कटॉप, तो ये रॉन्ग है। डेस्कटॉप और लैपटॉप में मेमोरी मैनेजमेंट ज़रूरत पड़ती है हमें। They utilize more hardware resource and need more dynamic memory. They run only one application at and simplifying memory management. ये भी रॉन्ग है हमारा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है दे रन ओनली वन एप्लीकेशन एट अ टाइम। ऐसा नहीं है, हम अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में एक टाइम पे काफ़ी सारी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है दे रिलाई ऑन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन ड्यू टू लिमिटेड हार्डवेयर। तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आया है स्टैटिक मेमोरी। डेस्कटॉप लैपटॉप या कोई भी सिस्टम हुआ तो उसमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है, स्टैटिक नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दे यूटिलाइज मोर हार्डवेयर रिसोर्स एंड नीड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के बारे में इनमें से कौन सी बातें सही है। हमारे पास दो सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से सेंटेंस हमारे करेक्ट है। द सीपीयू इज ऑफन रेफर एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, ये एकदम करेक्ट है। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन यूनिट्स, सीयू कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कैच मेमोरी। देखिए सीपीयू की जो तीन पार्ट होते हैं, पहला होता है उसका सीयू कंट्रोल यूनिट, और दूसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा यहाँ पे कैच मेमोरी। सीपीयू में कैच मेमोरी नहीं होती है, सीपीयू में होती है रजिस्टर मेमोरी। तो ये वाला सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही ओनली करेक्ट होगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू इंक्रीज इंडेंट इन अ पैराग्राफ इन एमएस वर्ड 2010। तो जो हम इंडेंटेशन देते हैं, जैसे कि अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक जो स्पेस लेफ्ट किया है, इसको मैं एक इंडेंटेशन मान के चलूँगा। तो हम मतलब जो लेफ्ट या राइट में जो भी हम स्पेस छोड़ते हैं, तो उसको हम उसकी शॉर्टकट की क्या है एमएस वर्ड में। तो देखिए यहाँ पे इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस एम, एम फॉर मार्जिन। मार्जिन ये होगा, जैसे मैंने यहाँ से लेफ्ट से लेके और यहाँ तक जो ये जो लाइन आ रही है, के बीच को मैं इसका मतलब मैंने एक मार्जिन लिया हुआ है। कंट्रोल प्लस यू होता है अंडरलाइन के लिए, जैसे अगर मेरा कोई भी टेक्स्ट राइट है और उसके नीचे में अंडरलाइन लगा दूं, तो अंडरलाइन अगर लगानी है तो उसका शॉर्टकट होगा कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस की होती है हाइपर लिंक के लिए यूज, मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे कोई लिंक इंसर्ट कर दी और मैं उस लिंक पे अगर क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट मैं उस वेब पेज पे राउट कर जाऊंगा। कंट्रोल के होता है हमारा हाइपर लिंक के लिए, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये वाला कंट्रोल प्लस के जो है ना काफ़ी पूछा जाता है। और कंट्रोल डी का जो यूज़ होता है इसमें एमएस वर्ड में, इसका यूज़ हम करते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो होता है, कि हमें कितने का फॉन्ट लेना है और उसकी स्टाइल क्या होगी, ये साइज़ क्या होगा, कलर क्या होगा, ये सब इन सब का जो ओपन करने का शॉर्टकट है वो है कंट्रोल डी। और सेम कंट्रोल डी जो है हमारा एम एस एक्सेल में भी यूज़ होता है। तो एम एस एक्सेल में उसका जो काम है वो क्या है, कि जो हमारी सेल होती है, तो सेल में ऊपर जो कुछ भी राइट है और उसके नीचे जस्ट नीचे वाली सेल में अगर हमें सेम थिंग राइट करनी है, तो हम नीचे वाली सेल पे जाएंगे और कंट्रोल प्लस डी क्लिक कर देंगे, तो वहाँ पे जो ऊपर वाली सेल में जो भी लिखा होगा वो नीचे कॉपी हो जाएगा। व्हाट हैपन व्हेन अ यूजर इंसर्ट अ न्यू रो इनटू एमएस एक्सेल वर्कशीट। तो एमएस एक्सेल वर्कशीट जो होती है वहाँ पर रोज और कॉलम होते हैं। तो वहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर कोई भी यूजर जो आता है वो एक नई रो इंसर्ट करता है,
MS एक्सेल में, तो उसमें से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा? द एग्जिस्टिंग रोज आर शिफ्टेड डाउन, ये करेक्ट हो सकता है। द न्यू रो एडेड एट द बॉटम ऑफ द वर्कशीट, तो वर्कशीट के बॉटम पे कभी भी न्यू रो ऐड नहीं होती है, ये बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। द एग्जिस्टिंग रो आर शिफ्टेड टू द राइट, देखिए रोज जो होती हैं उनकी पोजीशन, दो ही पोजीशन होंगी, टॉप, ऊपर या नीचे। ठीक है, मतलब अगर हम कोई भी रो इंसर्ट कर रहे हैं तो वो ऊपर इंसर्ट होगी या नीचे होगी, नीचे इंसर्ट होगी। अब यहाँ पे क्या दिया, राइट में, तो राइट में इंसर्ट तो नहीं होगी, तो ये सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे गलत हो चुके हैं, बी और सी। फोर्थ वाला है द एग्जिस्टिंग डाटा इन रो इज ओवर रिटन, ये भी गलत है। हम अगर न्यू रो इंसर्ट कर रहे हैं तो हमारी रो इंसर्ट होगी, ऐसा नहीं होगा जिस रो पर क्लिक करके हमने इंसर्ट किया है उस रो का डाटा ओवर रिटन हो जाए। ओवर रिटन का मतलब जो उसमें पहले से लिखा हुआ है वो किसी और रो में लिख जाए। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, द एग्जिस्टिंग रो आर शिफ्टेड डाउन। हमेशा आपको याद रखना ये, और ये एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन, द एग्जिस्टिंग रोज आर शिफ्टेड डाउन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन टिपिकली बी परफॉर्म्ड इन द आउटबॉक्स, तो आउटबॉक्स जो मेल, हमारा जो मेल होता है उसमें एक पार्ट होता है आउटबॉक्स, तो आउटबॉक्स में कौन सी एक्शन हम परफॉर्म करते हैं? टीम आर्काइव्ड मेल ईमेल्स, deleting receive emails, managing contact list और editing emails that are yet to be sent। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा एडिटिंग emails that are yet to be sent। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा जो ईमेल होता है उसमें जैसे मेन पार्ट्स होते हैं, इनबॉक्स होता है, एक सेंड होता है, एक ड्राफ्ट होता है और एक आउट होता है, और एक स्पैम भी होता है। तो वन बाई वन अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, इनबॉक्स में जो भी हम मेल, हमें कोई भी मेल अगर सेंड करता है तो वो सारे मेल आएंगे हमारे इनबॉक्स में, और सेंट में वो मेल आएंगे अगर हमने किसी को मेल भेजे हैं तो वो सेंट में चले जाएंगे। ठीक है? और ड्राफ्ट में वो मेल रहते हैं जब हम किसी को कोई मेल भेजना चाहते हैं बट हमने उसको होल्ड पे रख दिया है कि अभी नहीं, बाद में भेजेंगे, तो वो ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाएगा। बाद में हम उसको एडिट करके सेंड सेंड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। और आउटबॉक्स में क्या होगा कि मैंने अगर कोई मेल सेंड किया और वो अभी तक सेंड नहीं हुआ है तो वो मुझे मिलेगा आउटबॉक्स में। कई बार क्या होता है कि हम जैसे मेल सेंड कर रहे हैं और नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो मेल हमारी सेंड सेंड वाली लिस्ट में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा हमें आउटबॉक्स में। आउटबॉक्स में जाके हम उस मेल को एडिट करके दोबारा से भेज सकते हैं। और ये आउटबॉक्स में तभी तक मिलेगा जब तक वो मेल जो है प्रॉपर जो यूज़र है उसके पास पहुंच नहीं गया। जैसे ही पहुंच जाएगा तो वो हमारे सेंड बॉक्स में आ जाएगा। लास्ट होता है हमारा स्पैम। तो स्पैम में क्या होता है कि जब भी कोई जैसे मैसेज ईमेल है वो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को भेजा गया है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि वो मेल जो है एज अ स्पैम मार्क हो जाएगा, और हो सकता है वो हमारा जो स्पैम बॉक्स है उसमें आके आ जाए। व्हाट इज द रोल ऑफ यूजर अकाउंट कंट्रोल इन द विंडो व्हेन मॉडिफाइंग सिस्टम सेटिंग, तो जो यूजर अकाउंट कंट्रोल है उसमें विंडो में, व्हाट इज द रोल ऑफ यूजर अकाउंट कंट्रोल व्हेन विंडोज व्हेन मॉडिफाइंग सिस्टम सेटिंग, विंडो मॉडिफाइंग सिस्टम में यूजर अकाउंट कंट्रोल का क्या रोल है? तो यहाँ पे देखें अगर हम, टू मॉनिटर मेमोरी यूसेज एंड परफॉर्मेंस, जो मेमोरी मैनेजमेंट का काम है वो से नहीं होता है कंट्रोल यूनिट से, वो सीपीयू का काम है। टू ऑटोमेट सॉफ्टवेयर अपडेट, ये भी नहीं मिलेगा, ये हमें फीचर मिलता है विंडो वाले में, कंट्रोल पैनल में जब विंडो अपडेट्स देखते हैं वहाँ पे मिलेगा हमें ये। टू एडजस्ट डिस्प्ले सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग में जो है हमारे डेस्कटॉप से ही मिल जाती है या फिर दिस पीसी पे राइट क्लिक करते हैं तो वहाँ से मिलेगी, तो ये भी हमारा नहीं है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, टू प्रॉम्प्ट और परमिशन बिफोर मेकिंग सिस्टम वाइड चेंजेस। तो होता क्या है कि जैसे अगर मेरा लैपटॉप या डेस्कटॉप है, मैं उसमें एक पासवर्ड लगा के रख देता हूँ, तो कोई भी मैं नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा या कुछ भी उसमें मॉडिफाई करेगा तो वो सबसे पहले वो पासवर्ड को पूछेगा कि जो हमारा मेन पासवर्ड है वो क्या है। अगर आप वो सही पासवर्ड डालते हैं तो ये आपको इंस्टॉलेशन या मॉडिफिकेशन करने देगा, अदरवाइज नहीं। विच मेथड इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन, तो डेटा ट्रांसफर के टाइम पे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? यहाँ पे ऑप्शन है कंप्रेशन। कंप्रेशन का काम क्या होता है, जो डेटा है उसको कंप्रेस कर देना, तो अगर वो डेटा 1 MB का है तो कंप्रेस करके
500 KB का कर दिया या उससे कम या थोड़ा सा। डिक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है कि जो मेरा कोई भी मैसेज लिखा हुआ है उसको मैं एक कोड फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। हैजिंग हैजिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट है। और सिक्योर सॉकेट लेयर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिशन के टाइम पे सिक्योर करने का जो काम है वो सिक्योर सॉकेट लेयर के द्वारा होता है। व्हाट टाइप ऑफ मीडिया इज कॉमनली यूज्ड फॉर WAN कम्युनिकेशन? वाइड एरिया नेटवर्क में कौन सी कम्युनिकेशन यूज होती है? वाइड एरिया नेटवर्क में जो है हमारी फाइबर ऑप्टिक्स केबल यूज होती है। How can you exit a slide show and return to editing modes in PowerPoint? तो ये बोल रहा है कि जैसे ये मेरी एक स्लाइड है पूरी, और अगर मैं यहाँ से रिटर्न करना चाहता हूँ पावर पॉइंट में, तो मुझे इनमें से कौन सी की दबानी होगी? ऑल्ट प्लस टैब? नहीं, ऑल्ट प्लस टैब दबाने से क्या होता है कि जैसे अगर मैं ऑल्ट प्लस टैब दबाऊंगा तो बहुत सारी विंडो ओपन हो जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। और ESC दबाने से हम लोग कहीं पर भी अगर हैं तो उससे हम बाहर निकल आएंगे। तो इसका राइट आंसर ESC होगा। कंट्रोल प्लस एस जो होता है वो सेव सेव के लिए होता है, और स्पेस बार होता है नेक्स्ट स्लाइड के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे ESC दबाता हूँ तो मैं अपने स्लाइडिंग मोड में आ चुका हूँ। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स फॉर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? CPU के लिए इनमें से कौन सा राइट है वो हमें बताना है। CPU क्लॉक स्पीड कंट्रोल द टाइमिंग एंड एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये एकदम राइट है, क्योंकि CPU का ही काम होता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है पहले पहले एग्जीक्यूट कराना है, उसमें कितना टाइम लगेगा, ये सब CPU में डिसाइड होता है। CPU's कैच मेमोरी प्रोवाइड हाई स्पीड एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। जैसे अगर मैंने कोई ऐप ओपन किया है और फिर मैंने उसको क्लोज किया है तो उसमें क्या है, एक मेमोरी बनेगी रैम में, उसे हम कैच मेमोरी बोलते हैं। छोटी सी मेमोरी होती है, KB में इसका साइज होता है। ये मेमोरी बन जाएगी और फिर अगर मैं उसी ऐप को दोबारा खोलूंगा तो पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम खोला था तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे 2 सेकंड या 3 सेकंड का टाइम लगा होगा। लेकिन जब मैं क्लोज करके दोबारा उसे ओपन करूंगा तो वो 2 सेकंड ना लग के 1 सेकंड ही लगेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कैच मेमोरी इंसर्ट हो जाती है, तो इससे क्या है कुछ डेटा पहले से ही हमारा सेव हो जाता है, उसको रीलोड कराने में टाइम नहीं लगता है। तो अभी के लिए इसमें मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।